नमस्कार जय भारत। हैवी क्लियर शुरू करें। कहां तक पहुंच गए थे? आखिरी बात ठीक है। हिंड टेम्परेचर टेम्परेचर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बाद आपको ये समझना होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले टेम्परेचर टेम्परेचर से क्या समझते हैं? अगर मान लो टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कुछ डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस ही पढ़ाया जाता है, जो कि गलत परिभाषा है। उसको सही करिए। मान लीजिए आपका नाम जो है सुशील है, कैरेक्टर भी सुशील है मान लें, और आप हैं भी सुशील। और मान लीजिए आप डिंपल से मिलने गए, डिंपल आपकी महिला मित्र। डिंपल हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, सुनते जाएं। डिंपल हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, एटीट्यूड पे नहीं। देखिए हरे भरे पहाड़ों में ये यहाँ पे डिंपल की लोकेशन है। अब सुशील जो है यहाँ से ऊपर जाता है इससे मिलने, तो सुशील जब यहाँ पहुंचता है तो कहता है कि कहाँ मिला लिया, बहुत ठंड है यहाँ। डिंपल क्या कहती है? डिंपल कहती है नॉर्मली तो है, क्या फालतू में बता रहे हो ऐसा। ध्यान दीजिए, जो बाहर का तापमान है, वातावरण का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्या वो कोई एक वैल्यू रखेगा? मान लीजिए -2 डिग्री। इसी -2 डिग्री पे ये सुशील कह रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना, और डिंपल क्या कह रही है कि सब नॉर्मल जैसा है। तो बताइए क्या दोनों के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस अलग अलग है? लेकिन बाहर का तापमान तो सेम है दोनों के लिए। तो अगर आप तापमान को डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस से डिफाइन करेंगे तो दोनों के लिए तापमान अलग। सही परिभाषा लिखें। टेम्परेचर इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। टेम्परेचर is an abstract property. We cannot measure it directly. We cannot measure it directly. क्या कहने का मतलब है समझिए। कह रहा है कि टेम्परेचर एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो एक तरीके से सीधे सीधे डिफाइन ना हो। हिंदी में अगर इसका आप अनुवाद करेंगे तो अमूर्त, जो मतलब आप समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, या डायरेक्ट नहीं समझ सकते, इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट उसको मेजर नहीं किया जाता है। अब आप कहेंगे जैसे मान लो ये सुशील है, इसको ठंड लग गई मान लो, तो इसको बुखार आ गया। तो बुखार आ गया तो डिंपल थर्मामीटर लाई। थर्मामीटर जो पहले ऐसा आता था उसमें ऐसे रीडिंग बनी होती थी, उसमें कई तो देख ही नहीं पाते थे, पड़ोसी बुलाने पड़ते थे, भाई साहब क्या चेक करके बताइए आप। कह रहे श्रीवास्तव जी थर्मामीटर देख लेते हैं, उनको बुलाइए। बराबर। तो इस तरीके से मोहल्ले में एक व्यक्ति को बुलाया जाता था, थर्मामीटर देखना जानता था। आप तो अभी तक नहीं जानते होंगे पुराना वाला जो है। अब आपके जमाने में डिजिटल वाला आ गया, इसीलिए वो आपकी जरूरतों के हिसाब से आया है। और जरूरतें समझ ही रहे हैं हम, जरूरतें कहाँ से विकसित होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखें तो इसके अंदर जो थर्मामीटर, अगर ये सुशील इसका ये वाला सिरा ऐसे मुंह में रखेगा तो उसको फिर रीडिंग मिलेगी। तो सुशील ने क्या कहा कि ठीक है अब रीडिंग लो भाई। रीडिंग जब यहाँ पे आती है तो लोग कहते हैं कि इसको बुखार है या इसको बुखार नहीं है या इतना बुखार है। मतलब कोई पूछे आप इससे क्या मेजर कर रहे हैं, इस थर्मामीटर से इसको सुशील की बॉडी में क्या मेजर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं। आम जनता ये बोलती है कि मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, जो कि सही जवाब नहीं है। यहाँ पे मरकरी लिक्विड भरा होता है, और जब यहाँ से हीट सप्लाई होती है उसकी बॉडी से, तो ये मरकरी का जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और उसके वॉल्यूम में होने वाला जो एक्सपेंशन है उसको मेजर किया जाता है, और उसी से ये रीडिंग कनेक्टेड होती है। और उससे हम ये मेजर कर लेते हैं कि इसके शरीर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है या फिर कम है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? टेम्परेचर से। लेकिन टेम्परेचर को डायरेक्ट मेजर यहां भी नहीं किया गया है। यहां पे किसको मेजर किया गया? मरकरी लिक्विड के वॉल्यूम के एक्सपेंशन को। तो कभी भी टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर नहीं होता, चाहे फिजिक्स में करें चाहे कहीं करें, उसको किसी ना किसी से कनेक्ट किया जाता है।
तो टेम्परेचर एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली नहीं आ सकती है, उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरी प्रॉपर्टी से जोड़ करके कनेक्ट करके समझा जाता है। अब अगर मान लीजिए ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो गया तो टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा बोल दिया जाएगा, और कम एक्सपेंशन हुआ तो किचन। हेड एनालिसिस के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, ये सब टेम्परेचर के अंदर समझ रहे थे हम लोग। किसके अंदर समझ रहे थे? टेम्परेचर की परिभाषा थी ये। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको पहले टेम्परेचर तो समझना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? प्रेशर। अब इसके बाद एंड डालें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सामान्य सा एक कानून है, जैसे एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। सी वाली मैं बन जाऊं? देखें, तो जैसे मान लीजिए ये ए वाली जो बॉडी है वो बी सी के साथ एक सेपरेट थर्मल इक्विलिब्रियम में मान लें। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ गए। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब टी ए इज इक्वल टू, अच्छा मान लेते हैं बी बी सी के साथ एक सेपरेट थर्मल इक्विलिब्रियम में तो टी बी इज इक्वल टू टी सी। अगर ऐसा है तो ये लॉ कहता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसका कहने का मतलब है कि टी ए बी अब टी बी के बराबर होगा। तो अगर वैसा है देन ऐसा होगा। तो कुल मिला के लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नोट करें। जीरो लॉ समाप्त होने के बाद आपको तीन बातें समझनी पड़ेंगी, वर्क, हीट और एनर्जी। है ना? वर्क कॉमा हीट कॉमा एनर्जी, तीन टर्म है, वर्क कॉमा हीट कॉमा एनर्जी। इनमें क्या रिलेशन है लिखें। एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, पेन मत बदलो, जो पेन हाथ लग जाए उसी से लिख लो, पेन बदलने से थर्मो नहीं आती है। एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, माइट्रोकॉन्ड्रिया थोड़ी पढ़ रहे हो कैन रंगीन बनाऊं चित्र क्या। एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन टू मोड्स, पहला हीट दूसरा वर्क। एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन टू मोड्स, पहला हीट दूसरा वर्क। हीट डाली हीट, कहना क्या मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीकों से होता है, दो ही उसके तरीके हैं। कौन कौन से? या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुआ और कैसे ये पहचानेंगे कि वर्क के फॉर्म में हुआ? इसके लिए डाली हीट, ब्रैकेट में लिख लें स्मॉल क्यू, लिखें व्हेन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, हीट के अंदर लिखें व्हेन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस as a result of temperature difference, when the energy of a system changes as a result of temperature difference between system and surrounding, between system and surrounding, तो इसको हीट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, हीट इज नॉट स्टैटिक, हीट इज नॉट स्टैटिक। तीसरा पॉइंट, हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लें ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या सेंस है जरा समझिए। मैंने कहा कि एनर्जी को आप दो मोड से समझ सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर पहला मोड है क्या हीट, और दूसरा मोड है क्या वर्क। हीट किसे बोलते हैं उस पर चर्चा जब शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि जैसे मान लें एक आयरन की रॉड है और ये एक सिस्टम है, ये काफी गर्म है, मान लें 100 डिग्री पे,
बाहर जो सराउंडिंग है वो 25 डिग्री पे है, ये कमरे का तापमान है। आपने लोहे की एक गर्म रॉड को 25 डिग्री के सराउंडिंग में रख दिया, अब क्या होगा? ये रॉड धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। पहचाने? 100 डिग्री की रॉड को 25 डिग्री के सिस्टम में रख आ रही है, तो या तो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं आप, और या दूसरी बात समझी गए होंगे आप। ठीक है, तो दूसरी वाली बोली नहीं, लेकिन ठीक है। अब देखिए, समझ तो गए होंगे आप। नहीं नहीं नहीं, लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, सदन में सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप समझिए, है ना। कंट्रोल रखिए, शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सोच आप कुछ भी सकते हैं। देखिए, अंदर एक आयरन की रॉड है, बाहर एक सराउंडिंग है। सिस्टम जो है वो कितने डिग्री पे है? 100 डिग्री पे है। बाहर जो है वो कितने डिग्री पे है? तो धीरे धीरे ये रॉड ठंडी हो जाएगी, तो हीट का फ्लो कहां से कहां? फ्रॉम द सिस्टम। देखिए, हीट का फ्लो चारों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ हीट जाएगी। अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे, यहाँ भी गर्म महसूस होगा, यहाँ से भी हीट निकल रही होगी, हर तरफ। तो हीट का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं होता, नंबर एक बात। दूसरी बात, हीट स्टैटिक नहीं होती, हीट इज द फ्लोइंग एनर्जी। तो जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो हीट है। और इसका कारण क्या है? कोई पूछे कारण बताइए, तो कारण ये है, इसका टेम्परेचर T1 था और बाहर का, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इस वजह से ये एनर्जी का फ्लो हुआ है। और जब टेम्परेचर के डिफरेंस से एनर्जी का फ्लो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस मोड को बोलते हैं हीट। बना है। दूसरा है वर्क। वर्क पे आइए। लेकिन तुम लोग एक्सक्यूज मी बोल दिया करो ना। आईसीएससी वाले नहीं हो गया तुम लोग? अच्छा, तब ठीक है। वर्क लिखिए, वर्क। वर्क में लिखा करो, वर्क इज डन। डेफिनेशन, परिभाषा। वर्क इज डन टू अचीव मोशन। वर्क इज डन टू अचीव मोशन against an opposing force. Example, process of raising a weight. Example, process of raising a weight against the gravity. ये वाली परिभाषा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है? वर्क इज डन टू अचीव मोशन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। यानी कि वर्क क्या है? किसी अपोजिंग, अगर आप कोई फोर्स आपको रोक रहा है, उसके अगेंस्ट जाकर के आप मोशन अचीव कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आपने वर्क किया है। थोड़ा डिटेल में आइए। जैसे मान लें आप कोई पत्थर उठा रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं आप, खोपड़ी पे पत्थर उठा के, तो आप किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अपोजिंग फोर्स कौन है? तो उसके अगेंस्ट मोशन अचीव कर रहे हैं क्या आप? तो उसको क्या बोलेंगे? आपने क्या किया? ठीक है, तो सही उम्र में पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको यही वाला एग्जाम्पल आप पे लग जाएगा। रेजिंग अ वेट अगेंस्ट ग्रेविटी, कह रहे इंग्लिश में काम करता हूं। अब देखिए, अब ये मान लीजिए पिस्टन है, तो है ना, ये पिस्टन है और इसके अंदर कोई आप आइडियल गैस भर के बैठे हुए हैं। बड़े होके क्या करना चाहते हो? क्या? रेजिंग अ वेट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अंदर से देखिए पी गैस लग रहा है, बाहर से क्या लगता है? पी एक्सटर्नल। तो ये अंदर जो लग रहा है वो पी गैस है, और जो बाहर लग रहा है वो, ठीक है। तो इसको रोक कौन रहा है? इस सिस्टम को कौन रोक रहा है ऊपर जाने से? पी एक्सटर्नल। इसके अगेंस्ट अगर मान लीजिए मैं मानता हूं कि पी गैस ज्यादा है, अगर पी गैस की वैल्यू पी एक्सटर्नल से ज्यादा है, तो बताइए पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो आपसे कोई पूछे कि अगर ये अंदर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे बाहर वाला फोर्स कम है, तो फिर ये पिस्टन तो रेस्ट में होना ही नहीं चाहिए, ये तो मोशन में होना चाहिए। तो तुमने फोटो कैसे बनाई फिर? क्योंकि देखिए, फोटो खींची जाती है रुकी हुई चीजों की, चलती चीज का वीडियो बनता है, बराबर।
तो अगर आपसे पूछे ये फोटो आपने कैसे बनाई, तो मैंने कहा रोक करके थोड़ी देर के लिए, इससे क्या कहा, एक्सक्यूज मी। जैसे आपको किसी के साथ फोटो लेनी हो तो आप क्या बोलते हैं उससे, एक्सक्यूज मी, फिर आप, वो रुकता है, फिर आप फोटो लेते हैं, सेल्फी बोलते हैं उसको। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो होगा, इसको पहले रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या लगाएंगे आप, एक यहाँ पे क्लिप फंसाएंगे, और क्लिप को भी कहीं फंसाएंगे, नहीं तो पता क्लिप ही लेके भाग गई। तो क्लिप से क्या होगा कि ये जो बाहर का फोर्स कम पड़ रहा था उसको बैलेंस कर लेगी क्लिप। अब बताइए ये रुक गया, अब रुक गया तो आप जितनी चाहे उतनी फोटो ले सकते हैं। फिर मान लीजिए मैं इस क्लिप को धीरे से क्या कर दूं, हटा लूं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम। बताइए ये कहां भागेगा, फिर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भागेगा तो यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद मान लो रुक गया, तो आप कहेंगे यहां से यहां जो मोशन हुआ है ये क्या हुआ है, ये मोशन अचीव किया इसने किसके अगेंस्ट। तो क्या यहाँ पे जो चल रहा है वो एनर्जी ट्रांसफर को क्या वर्क बोला जा सकता है, तो यहाँ पे होने वाला एनर्जी ट्रांसफर वर्क कहा जाएगा। तो वर्क और हीट में पहला अंतर तो ये किस तरह, तो फिजिक्स में आप ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। कारण फिर समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहे कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इमर्सन रॉड आती है, उससे पानी गर्म करते हैं आप, है ना। आप तो बड़े लोग हैं, गीजर से नहाते होंगे खैर, लेकिन मान लीजिए, मतलब हमारे जैसे लोगों की बात कर लीजिए, तो मान लीजिए जैसे पानी की बाल्टी है, उसमें प्लास्टिक की बाल्टी रखते हैं कि रॉड ऐसे डिप कर देते हैं, उसको सॉकेट में फिट करते हैं, फिर वो रॉड धीरे धीरे पानी को गर्म कर देती है। आपसे पूछा जाए कि वो जो हो रहा है क्या उसमें कोई किसी प्रकार का वर्क हुआ है, या ऐसा पूछ लिया जाए कोई मोशन हुआ है क्या, जब पानी की बाल्टी आपकी गर्म हो जाती है, उसमें रखा पानी गर्म हो गया, तो क्या कोई मोशन हुआ, क्या पानी बाहर आ गया कि आओ मुझसे नहा लो, देखो मैं गर्म हो गया हूँ। मान लीजिए आप कमरे में बैठे, कमरे तक आ गया, भाई सब नहाइए ना, चलिए आप कहाँ हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्या बाल्टी इधर उधर मूव करती, कहीं चल बड़ी बाल्टी थोड़ा आपके पास आ गई कि हो गया मेरा आओ, तो ऐसा तो होता नहीं है, कोई मोशन नहीं है। जबकि आपने परिभाषा में लिखा हुआ है कि वर्क के अंदर हमेशा एक मोशन होना चाहिए अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। यहां पे किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, लेकिन यहाँ वर्क है। कोई पूछे यहाँ वर्क हो रहा है तो आप कहेंगे यस वर्क तो हुआ है। कह रहे तुम्हें कैसे पता चला कि वर्क हुआ है, तुम ऐसा महीने भर करते रहो, फिर तुम्हारा एक बिजली का बिल आएगा, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम उससे जाके पूछो तुमने पैसे क्यों मांगे, कहेगा बिजली का बिल आया। क्यों आया है, क्योंकि तुमने बिजली कंज्यूम की है। बिजली कंज्यूम करने का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क किसी ने किया है तुम्हारे लिए, और फिर तुमसे पैसे मांग रहा है, तो क्या वहां वर्क हुआ है। लेकिन वो वर्क मैकेनिकल नहीं, वो कैसा है, इसका मतलब हम जो परिभाषा पढ़ते हैं अभी तक, जो हम पहली वाली लिख रहे थे, वो किसके लिए सही है, वो मैकेनिकल वर्क के लिए ठीक है, लेकिन वर्क विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे एक वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है जो कि यहाँ पे हो रहा है, उसको डेफिनेशन में कहीं जगह नहीं मिली है, आपके डेफिनेशन में कहीं इलेक्ट्रिकल वर्क डिफाइन नहीं है। तो अब वर्क की सही डेफिनेशन लिखें जो हर जगह डिफाइन है। A process does work. A process does work, comma, if in principle, it can be used. If in principle, it can be used to raise a weight somewhere in the surrounding. To raise a weight somewhere in the surrounding. पढ़िए अब क्या कह रहा है, किसी भी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी ट्रांसफर को आप वर्क बोल सकते हैं अगर बेसिक में जाकर के, इन प्रिंसिपल का मतलब आप जड़ में जाएं। जैसे मान लीजिए आप ये रॉड गर्म कर रहे, रॉड से पानी गर्म कर रहे थे, तो अगर मान लें आप ये ना करते, ये रॉड है आपकी, ये पानी भरा हुआ है, पानी को गर्म करने में आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया हुआ है, इस रॉड को आपने कहीं सॉकेट से जोड़ा होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है। तो यहां जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ कोई मोशन अचीव नहीं हुआ है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क हुआ है, तो इस वर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी तो डब्ल्यू है, तो उसको क्या लिखाया गया है,
आप किसी भी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी ट्रांसफर को वर्क बोल सकते हैं अगर बेसिक में जाकर के उस एनर्जी का प्रयोग, जो एनर्जी आपने यहां वेस्ट की है, मान लो 10 जूल की है ना, मान लें आपने 20 जूल का वर्क किया, तो बेसिक में जाके अगर आप 20 जूल से ये ना करते, मान लें पानी ना गर्म करते, ठंडे से नहा लेते, तो उस 20 जूल का प्रयोग आप कहां कर सकते थे? कहीं सराउंडिंग में जाके कोई पत्थर किसी मशीन से उठवा सकते थे, या खुद भी उठा सकते थे, आप भी तो मशीन ही है, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेसिक में जाकर के देखें तो ये जो हुआ है यहाँ पे, उस एनर्जी का प्रयोग अगर हम यहाँ ना करते, बेसिक में जाके कहीं और करते, तो क्या कर सकते थे उस एनर्जी का? कोई पत्थर उठा सकते थे। तो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, अगर बेसिक में जाके उस एनर्जी से आप कोई पत्थर उठा सकते हैं, कोई मास ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा पा रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसे भी वर्क कहा जाएगा, बराबर। लेकिन ये दूसरे प्रकार का वर्क कहा जाएगा, इसे कौन सा वर्क बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिकल वर्क की डेफिनेशन ये है, या सारे वर्क की डेफिनेशन ये ले सकते हैं आप, भाई आप डायरेक्ट पत्थर उठाइए या फिर इस एनर्जी से पत्थर उठाइए, दोनों बार उसे आप वर्क बोलेंगे। तो वर्क की ज्यादा सही डेफिनेशन कौन सी है? दूसरी वाली, कि कोई भी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी ट्रांसफर को आप वर्क बोल सकते हैं अगर उस एनर्जी से आप बेसिक में जाकर के कहीं सराउंडिंग में कोई मास उठा पा रहे हैं, तो उस चीज को या उस एनर्जी चेंज को वर्क कहा जाएगा। ठीक है, एक और बात क्लैरिटी लाने के लिए एक और समझ लें, एक इंटरप्रिटेशन होता है मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। अगर थोड़ा और गहराई में जाएं, अब ये सब ना पढ़े तो सीधे लोग, कई लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं वर्क वर्क होता है, हीट हीट है, ये दोनों में अंतर बताओ। कह रहे हैं वो छोटा डब्ल्यू है, ये छोटा क्यू है। ऐसी बातें आप कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, काफी लोग करते भी, तो लेकिन फिर आप शामिल हो जाएंगे उन्हीं में, वहां बहुत सारे लोग होंगे, आपका दिल भी लगा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर है उसकी डायरेक्शन ये है, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, यहां भी और वहां भी। सराउंडिंग में कुछ मॉलिक्यूल हैं, ये सराउंडिंग के पार्टिकल। जब इनको एनर्जी ट्रांसफर मिला तो इनके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जब बारीकी से देखा गया तो दो रिजल्ट मिले। पहला, और दूसरा। आपको बताना है कि दोनों रिप्रेजेंटेशन में पहला और दूसरा जो है, दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर है। दोनों एनर्जी ट्रांसफर के जो मोड्स हैं उनको आप क्या नाम देंगे? चार ऑप्शन। क्या बताएंगे? देखिए पहले वाले दूसरे वाले में क्या फर्क है। एनर्जी का जब ट्रांसफर हुआ तो बताइए इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रैंडम मिली, किसी को इस डायरेक्शन में, किसी को इस डायरेक्शन में, किसी को उधर, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। ये क्या है? ये हीट है, बराबर। हीट का जब फ्लो होता है तो कैसा होता है? रैंडम। यहां पे देखिए सारे पार्टिकल क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सा हीट एनर्जी ट्रांसफर है? ये वर्क है। तो पहला वाला हीट है और दूसरा वाला, इसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट एंड वर्क। तो अब तक मतलब आपको हीट और वर्क में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। चाहे आप कितने ही पैदल हो, इतनी देर बाद में बात बैठनी चाहिए। चलें, अब जैसे मान लीजिए आपने पीछे वर्क को जब समझा था,
तो एक और बात समझ लें, मान लीजिए वेसल है, इसमें यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और ये मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर आप एक ब्लॉक रख दें। अब बताएं अंदर का प्रेशर अगर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है तो पिस्टन मान लो कहां चला गया, ऊपर। जब पिस्टन ऊपर चला गया तो ब्लॉक खिसक के यहां आ गया, ऐसा ही होगा। अब मान लीजिए ये सब जब हो गया तो ब्लॉक के अंदर जो मॉलिक्यूल थे ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में गया या फिर आधा ब्लॉक उधर भाग गया बाकी का इधर आ गया, ऐसा हुआ? क्या पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है? ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, इसे आप क्या बोलेंगे? ये वर्क है। इसी को मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन जो किया गया वो पीछे समझाया गया। ठीक है, तो अब तक मतलब आशा को भी समझ में आ गया होगा। क्यों आशा? आशा नहीं, आशा है निराशा की छाया है? क्या कह रहे हैं? आशा को ढूंढ लो, मिल जाएगी। चले, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। आइए साइन कन्वेंशन पे चर्चा करें। चले, हो गया। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कहां प्लस लगाएंगे कहां माइनस लगाएंगे कैलकुलेशन करते समय। देखिए अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो कि आप पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, अगर बढ़ती है कुछ भी करने से, तो जो करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है उस पर साइन कन्वेंशन। और अगर घटती है, खींचे। अब घटेगी बढ़ेगी तो किस कारण से घटे बढ़ेगी बताओ? एनर्जी के कितने मोड हैं? तो उन्हीं दो मोड की वजह से हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो बारी बारी से दोनों की बात करते हैं। पहले हीट पे आइए, साइन कन्वेंशन ऑन हीट। लॉजिक समझ गए? पहला पॉइंट, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव और घटी तो, इसका भी कारण पे भी आएंगे। पहले हीट पे आइए। मान लीजिए सिस्टम है, दो केस बना रहे हैं। बाहर की दुनिया क्या है ये सब? हंसी ठिठोली चल रही है, शकी सहेली। क्या ध्यान से पढ़ो, तो आइडियाबेटिक हो जाएगा फिर बाद में। देखो ये दो हैं, एक में हीट आ रही है और एक में हीट कहां से? तो दोनों में हीट आ और जा रही है। आपको कहना चाहिए ऐसा नहीं एक में नहीं आ रही एक में जा रही है, क्योंकि तो दोनों में ही आ और जा रही है। एक तरफ आना मतलब दूसरी तरफ से। तो अब बात को सही करिए। अब बात सही ये है कि एक बार सिस्टम में एक में हीट आ रही है और एक बार सिस्टम में हीट जा रही है। अब ठीक है, ठीक है, इसलिए ध्यान सुनिए। अब देखिए जो पहला वाला केस है उसमें हीट ट्रांसफर कहां हुआ है? टू द सिस्टम। जब सिस्टम को हीट मिलेगी तो सिस्टम के अंदर वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो अगर पहले उसकी एनर्जी इवन थी तो बाद में, और E2 इवन से, भाई इनिशियल अगर ये थी फाइनल ये हो गई, तो हीट अगर सिस्टम में आई है तो E2 बड़ा हो जाएगा। E2 बड़ा मतलब इंटरनल एनर्जी। तो साइन कन्वेंशन किस पे? हीट पे। मतलब सिस्टम पे तो लगा रहे हैं लेकिन सिस्टम पे किस पे? हीट पे। तो हीट का साइन कन्वेंशन यहां सिस्टम के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। और हम सारे कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? सिस्टम। यहां पे क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है?
फ्रॉम द सिस्टम। अब फ्रॉम द सिस्टम में तो अंडरस्टूड है कहां जा रहा होगा, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो हम टू द सराउंडिंग क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम सारा कुछ सिस्टम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ फ्रॉम द सिस्टम लिख दे रहे हैं तो अंडरस्टूड है टू द सराउंडिंग ही हुआ होगा। सिस्टम से हीट चलेगी तो बताइए, पहले इवन थी बाद में घट के, घट के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिस्टम से एनर्जी, तो बताइए E2 इवन से, ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, तो बाद वाली कम हो गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप हुआ है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव। किस पे? हीट पे। किसकी हीट पे? सिस्टम की। कई बार शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, केवल 2 लिख दिया गया, आगे चल के क्या लिख दिया जाएगा? अब आप समझ जाए हीट ट्रांसफर किसकी बात हो रही है, टू द सिस्टम। और अगर मैं सिर्फ लिखूंगा क्या, तो आप समझ जाएंगे फ्रॉम द सिस्टम। सारी बातें मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? खींचते जाए, वर्क पे आइए। सुबलेश कह रहा मुझे एक बात पूछनी थी सर, प्लीज पूछो ना। हे नली, साइन कन्वेंशन ऑन वर्क। है और नीचे नहीं जाते हम। नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं, स्टाइल नहीं है अपना ये। साइन कन्वेंशन ऑन वर्क, आइए देखें। इसे देखिए, कभी कुर्सी पे नहीं बैठता मैं, बताया ना, बैठाता हूँ लोगों को। देखिए साइन कन्वेंशन ऑन वर्क, दो साइन कन्वेंशन यहां चलेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये पहला वाला कौन सा है? ये सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है और ये सिस्टम में एनर्जी आ रही है। देखिए कैसे समझेंगे इसको। ये पहला वाला वर्क डन है। अब हम सारी बातें सिस्टम के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं, तो यहां सिस्टम ने वर्क किया है, तो वर्क डन क्या बोलेंगे? बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब हीट या एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो एनर्जी जब बाहर की तरफ जा रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। बताएं क्या होगा इस बार? पहले अगर इवन थी तो बाद में घट के कितनी हो जाएगी? क्योंकि सिस्टम से एनर्जी चलेगी तो E2 इवन से छोटा, तो इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप हुआ है, साइन कन्वेंशन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में साइन कन्वेंशन क्या चलेगा? नेगेटिव। बगल में आइए, ये वाला क्या है? ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम में मतलब वर्क कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है। किस पे? तो सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है। सराउंडिंग जितना सिस्टम पे वर्क करेगा उतनी एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी, और अगर स्टोर हो जाएगी तो इवन से बढ़ के अब कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे E2 की वैल्यू इवन से, और अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो साइन कन्वेंशन। तो इस वाले वर्क डन पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लगाएंगे आप। अब आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में साइन कन्वेंशन उल्टे होते हैं। पढ़ा है फिजिक्स में आपने? फिजिक्स में थर्मो हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया, इसमें एक ही जवाब है, हाँ या नहीं। हाँ, इतनी सेंटेंस, इसमें सेंटेंस क्यों बना रहे हो? दो बैच है तो दो जवाब दे दो। एक बार कुछ लोग हाँ बोलने चाहिए और कुछ लोग नहीं बोलने चाहिए, फिर भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। हाँ वाले कितने हैं? हो गया है। नहीं वाले? बहुत बढ़िया। इतना आसान सा था, देखो कठिन कर देते तुम चीजों को। तो देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में साइन कन्वेंशन वर्क पे अपोजिट होते हैं। अरे पढ़ा है ऐसा कुछ? जिन्होंने पढ़ा है वो तो कम से कम बताएं, और जिन्होंने कभी 12वां पास किया तो उनको ये बात पता होनी चाहिए है? नहीं, इतना तो पता ही होगा प्लस माइनस कहां लगाते हैं। बताओ यार। ठीक है चलिए बता देते हैं कि भाई मान लिया कि आप
फिजिक्स अगर पढ़ते कभी जीवन में, तो उसमें उल्टा साइन कन्वेंशन होता है। तो अब लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं, फिजिक्स वालों से पूछते हैं कि बताओ वर्क में साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री से अपोजिट क्यों लगाते हो तुम? फिर केमिस्ट्री वाले के पास जाते हैं, कहते हैं तुम उनसे अपोजिट क्यों लगाते हो? तो वो कह देते दोनों लोग वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं वो अलग है। फिजिक्स का सवाल है ऐसा करो, केमिस्ट्री का है तो वैसा करो, ऐसा कह के दोनों निकल जाते हैं। सही जवाब सुनिए, सही जवाब क्या है कि सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। देखिए जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, जो फिजिक्स में थर्मो पढ़ता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जनरली। कह रहे मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, आप तो ठीक हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जनरली जो डिटेल में थर्मो पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। वो मशीनें बनाते हैं। अब जब वो मशीन बनाते हैं तो मशीन से वो क्या चाहते हैं? वर्क को करवाना। ऐसा थोड़ी मशीन के लिए थोड़ी काम करेंगे वो। आप एक मशीन बना लें और आप मशीन बना के उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप तो बहुत जोरदार आदमी हुए फिर। तो आपने मान लीजिए एक मशीन बनाई, तो आप चाहेंगे वो मशीन आपके लिए, तो आप मशीन से वर्क को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। फिजिक्स में क्या करवाते हैं? मशीन से वर्क को निकलवाते हैं। जितना ज्यादा मशीन वर्क करेगी उतना आपके लिए बढ़िया है। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है? यहाँ पे बैठे रहते हैं आप, ये अंदर मान लीजिए मशीन है, ये आपकी मशीन, और आप यहाँ बैठे हैं। इस मशीन से आप क्या करवाएंगे? वर्क को एक्सट्रैक्ट कराएंगे। जितना ज्यादा ये मशीन वर्क करेगी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, उतना आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छी बात हो रही है, खराब बात हो रही है? आप तो चाहेंगे ना ये वर्क करे। जितना ज्यादा ये वर्क करेगी उतना आपके रेफरेंस में मजेदार बात है। इसलिए फिजिक्स वाले वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या लेते हैं? क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मशीन के बाहर होता है। केमिस्ट्री में आइए, केमिस्ट्री में जब आप चर्चा करते हैं तो ये जो व्यक्ति है, ये स्वयं वेसल के अंदर बैठ जाता है। वेसल में कौन बंद होती है जनरली? आइडियल गैस वगैरह। आप कोई प्रोसेस करा रहे हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है। जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है तो आप कुर्सी डाल के किसके बगल में बैठ जाते हैं? इन गैस के पार्टिकल के बगल में। जब आप इनके बगल में बैठेंगे तो आप इनसे पूछेंगे कि बताओ कुछ हुआ है, एनर्जी का चेंज सुना है? कहेंगे हाँ हुआ तो है। कह रहे तुम लोग की एनर्जी घट गई या बढ़ गई? तो इन्होंने कहा हमारी एनर्जी घट गई। कह रहे क्यों घटी? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी। हमने मेहनत करी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो कहेंगे जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनर्जी का घटना मतलब खराब बात है, पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप कहेंगे साइन कन्वेंशन कौन सा लगेगा? नेगेटिव। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अपोजिट इसलिए होते हैं क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मशीनें बनाते हैं, और केमिस्ट्री वाले गैस के बगल में कुर्सी डाल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के पढ़ते हैं। इसलिए दोनों में साइन कन्वेंशन बिल्कुल, ये इसका सटीक जवाब है। बाकी वो सब तो ही जवाब कि वी आर डिफरेंट ब्रो। ठीक है, कंक्लूड करिए। तो आपको केमिस्ट्री में क्या लेके चलना है? केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे थर्मो, तो आपकी कुर्सी कहां होनी चाहिए हमेशा? सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर मतलब आइडियल गैस के जस्ट बगल में। ऐसे प्लीज बैठिए, आप कंक्लूड कर लीजिए। अच्छा, इसका भी कारण समझिए क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जो थर्मो पढ़ते हैं वो केमिकल इंजीनियर होते हैं। केमिकल इंजीनियर सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी चिंता करते हैं कि उनकी एनर्जी घट रही है या फिर उनकी एनर्जी, क्योंकि उनको मतलब किससे है? जो रिएक्टेंट वगैरह जो सब्सटेंस है उससे मतलब है। तो केमिकल इंजीनियर को इस सब्सटेंस से मतलब होता है, तो वो इसकी एनर्जी की बात करता है और कहता है अगर घट गई तो नेगेटिव, और अगर बढ़ गई तो। जो मैकेनिकल इंजीनियर वो क्या करता है? मशीन बना के यहाँ बाहर बैठ जाता है, कहता है जितना वर्क इसने किया उतना अच्छी बात है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या मानता है? पॉजिटिव। ये कारण। आइए आगे बढ़िए। अब मान लीजिए ये सिस्टम है, तो हम केमिस्ट्री में लौट आए। जब आप केमिस्ट्री में लौट आएंगे तो आपकी कुर्सी हमेशा कहां पड़ी रहेगी? यहाँ पे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको सोचना है। चार बातें हो सकती हैं, या तो हीट आएगी, या तो हीट जाएगी, या तो वर्क सिस्टम पे होगा, या तो सिस्टम खुद वर्क करेगा। कंक्लूड करिए फटाफट। ये हीट ट्रांसफर मान लेते हैं, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं टू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर गया, ये हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, तो सिर्फ फ्रॉम लिख दें, समझ जाएंगे। ये वाला वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, और ये बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया। बराबर। तीर बाहर जा रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तीर सिस्टम के अंदर आ रहा है तो एनर्जी अंदर आ रही है, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। अगर आप यहाँ कुर्सी डाल के बैठे हैं तो बताइए आपके लिए अच्छी बात क्या है कि तीर अंदर आए या फिर बाहर जाए? अंदर है। अंदर आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और बाहर जाएगा तो एनर्जी घटेगी। तो जहां जहां तीर अंदर आ रहा है वहां वहां क्या लगाएंगे? पॉजिटिव।
पॉजिटिव, और तीर बाहर जा रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पार्टिकल के बगल में खींचे। जहां पे आपने जीरोथ लॉ लिखा था वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम लिख लेना बगल में। बोला था मैंने, शायद लिखा नहीं हो। जहां पे जीरोथ लॉ लिखा था वहां पे बगल में लिख लेना थर्मल इक्विलिब्रियम। वो बात करता है किसकी? थर्मल इक्विलिब्रियम, जहां 3 बॉडी बनाई थी, टीए टीबी टीसी। हिंट ले लिया। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट। लिखे पॉइंट पहला, गिवन बाय रॉबर्ट मेयर। गिवन बाय रॉबर्ट मेयर, ये सब पहले पूछा जाता था आरपीएमटी में, बंद हो गया इसीलिए। उसमें कई लोग ये सब याद करके जाते थे, टॉप कर लेते थे। रॉबर्ट मेयर कैसे आदमी थे, सब पूछा जाता था। मूछे रखते थे नहीं रखते थे। अगला पॉइंट लिखिए, मूर्खों की दौड़ में प्रथम आने से बेहतर होता है समझदारों की दौड़ में आप समझिए। अगला लिखिए, दिस लॉ इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। दिस लॉ इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। which means the total energy of universe, which means the total energy of universe is conserved. दूसरा पॉइंट, the total energy of an isolated system is conserved. तीसरी बात, ये सब फ्लोट के स्टेटमेंट है, और कैसे बता सकते हैं? तीसरी बात, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a perpetual motion machine it is impossible to construct PERPETUAL ICSC. It is impossible to construct a perpetual PERPETUAL मोशन मशीन। समझ गए? जान रहे तो बहुत तेज, ऐसे ही बता रहे हैं। which could work without the consumption of any energy. Which could work without the consumption of any energy. तुम लोग माया मैम से अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। which could work without the consumption of any energy. नहीं सही बात, बस समझ गए। पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि ये जो, बताइए। शुभलेश कह रहा है एक टीचर अगर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो फिर एक स्टूडेंट सारा कैसे कवर करे? ये दर्द है भाई का, तो मत कवर करो। इसका सीधा जवाब है भाई, देखो कोई तकलीफ हो रही है आपसे, नहीं हो रहा है तो मत करिए, आप टीचर बन जाइए। आपको अगर ये वाला काम आसान लग रहा है, आप वाला कठिन लग रहा है, तो आप इधर आ जाइए, हम उधर बैठ जाते हैं।
आप इस लायक बन जाइए कि हम आपको पैसे दें और आप हमसे कुछ बातें करिए इसी और बार बार पैसे दीजिए। अगर आपको ये काम आसान लग रहा है तो कर लीजिए, यही काम कर लीजिए। नहीं, आप इस मंच पे खड़े होके 5 मिनट, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा बात है, 5 मिनट भी लॉजिकल बातें नहीं कर पाएंगे। अब तुम तो बताइए, तुम क्या बातें करो, तुम्हारा तो 2.5 मिनट है। ठीक है, आइए समझे। सब ठीक है, सब टच ही हो जाते हैं आप लोग। देखिए ये सिस्टम मान लीजिए, और इसकी एनर्जी इवन थी, बाद में हीट हो गई, क्यों? इसके अंदर सिस्टम में हीट आ रही है, और ये हीट अंदर आ रही है, इसको क्या बोलेंगे आप? हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। और ये क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। इस पे साइन कन्वेंशन क्या लगेगा? पॉजिटिव, क्योंकि अंदर आ रही है, और इसमें ठीक है। अब लॉ क्या कहता है उसको पढ़ते रहिए और साइड में समझिए पहले। अगर हम यहाँ पे समझे ध्यान से, तो पहले इसके पास एनर्जी कितनी हुआ करती थी? E1। इस सिस्टम के पास पहले एनर्जी थी E1। आपने कितनी हीट इसको दिला करके? Q, तो Q इसमें जोड़ दिया हमने, और W इससे काम करवा लिया, तो -W। अब इसके पास कितनी एनर्जी बची? ये जो बयान है ये फर्स्ट लॉ का बयान है। अब इसको अगर आप वैसे समझे थोड़ा, कि मान लो इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी थी 20 जूल या 30 जूल, 30 जूल एनर्जी लेके बैठा था, 20 जूल उसने कहीं से लिया, तो अब कितनी हो गई? 50। 10 का उसने वर्क कर दिया, तो अब कितनी हो गई? 40। तो आखिरी में उसके पास कितनी एनर्जी है? ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। अब अगर ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एक समस्या ये है कि इवन एनर्जी जो पहले थी वो कितनी थी? 30, और बाद में कितनी हो गई? 40। तो 30 से बदल के 40 हो गई, तो बढ़ गई या घट गई? तो एनर्जी तो बदल गई, और एनर्जी अगर बदल गई तो तुम लिख रहे हो वहां पे एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। कहां पे लिख रहे हो? फर्स्ट लॉ में। तो फिर बात कैसे सही है दोनों? तो ये जो एनर्जी है और वो जो एनर्जी कह रहा है, उन दोनों में अंतर समझिए। ये एनर्जी सिस्टम की है, और जो वो एनर्जी लिख के बैठा है वो यूनिवर्स की बात कर रहा है। दोनों में फर्क है। सिस्टम की एनर्जी तो बदलेगी, तो सही बात है। अब आप कहेंगे इसमें फर्स्ट लॉ कैसे लग रहा है? तो देखिए, जब सिस्टम है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिस्टम के पास आएगा, पूछेगा कि बताओ तुम्हारी एनर्जी पहले कितनी थी? 30। बाद में कितनी होगी? 40। तो इससे पूछेगा तुम्हारी एनर्जी बढ़ी क्या? तो कहेगा यस। कितने से? 10 से। कहेगा तुम्हारी एनर्जी 10 से बढ़ गई, तो क्यों बढ़ गई, क्या कारण है? तो ये कहेगा मैंने सराउंडिंग से इंटरेक्ट किया। कहेगा सराउंडिंग में क्या इंटरेक्शन किया? कह रहे हैं सराउंडिंग से हीट ली और उस पर वर्क किया। तो कह रहे हैं कितनी हीट ली और किससे ली, दोनों बातें बताओ। तो उसने कहा कुछ जूल की हीट ली, 20 जूल की, और कहां से ली? उसका पता बताया, सराउंडिंग में। कहां से? सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है। फिर उससे पूछेगा कि वर्क किया तुमने, सुना है? कहना वर्क किया। किस पे किया वर्क? सराउंडिंग में। कहां वर्क किया वो बताओ, और कितने जूल का किया? तो इसने कहा 10 जूल का वर्क किया और इसके ऊपर किया। फिर वो जिन व्यक्तियों के नाम लेगा उनके पास जाएगा। कहां पे? सराउंडिंग में। और पूछेगा ये जो बयान सिस्टम ने दिए हैं वो सही है गलत है? सिस्टम कह रहा है कि तुमसे उसने हीट ली है, कितने जूल की? 20 जूल की। सराउंडिंग कहेगा बात तो ठीक है, ऐसा हुआ है। कहेगा तुम्हारे ऊपर वर्क भी किया हुआ है, कितने का? 10 जूल का। कह रहे हैं ऐसा भी हुआ है। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या लेन देन हुआ है? तो सिस्टम ने 20 ली है और 10 वापस सराउंडिंग को दी है। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है? फर्स्ट लॉ बहीखाता बनाता है। किसका? पूरी यूनिवर्स का। कहेगा सिस्टम का ओवरऑल क्या लॉस हुआ है? सिस्टम का ओवरऑल क्या हुआ है? फायदा हुआ है, कितने का? 10 का। फिर सराउंडिंग के पास जाके पूछेगा क्या तुम्हारा 10 का लॉस हुआ है? अगर सिस्टम का 10 का फायदा हुआ है, तो क्या सराउंडिंग में जिससे भी उसने लेन देन किया है वहां पे 10 का नेट में लॉस हुआ है? अगर वहां पे 10 का नेट में लॉस हुआ है, तो फिर इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि सिस्टम की जितने से बड़ी सराउंडिंग की उतने से घटी, तो यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। अब फर्स्ट लॉ ये है जो अब बताया गया है। इसे फर्स्ट लॉ क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अगर आप सिस्टम को समझ लेते हैं तो सराउंडिंग अपने आप समझा जा चुका है, क्योंकि हम अपने सारे कैलकुलेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि वही आसान है। सिस्टम को ही समझना आसान है। और याद करिए स्टार्टिंग में आपने कहा था सिस्टम क्या है?
एक स्पेसिफिक हिस्सा है यूनिवर्स का जिसे आप ऑब्जर्वेशन में, और ऑब्जर्वेशन में आप उसी को लेंगे जो चीजें आसान हो। तो अगर आप सिस्टम को समझ लेते हैं कि 30 से उसकी एनर्जी कितनी हो गई 40, तो फ्लोट क्या करता है, फ्लोट चेक करता है अगर इसकी बढ़ी है तो सराउंडिंग की उतनी ही, अगर घटी है तो फिर फर्स्ट लॉ चल रहा है। तो यहां आपको फर्स्ट लॉ का आधा हिस्सा दिखाया जाता है, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा आपको खुद समझना होगा। ठीक है, इस बात को अगर आगे बढ़ा दें तो ऐसा कर लें, E1 प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2। इसको रख लो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये बन जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यहां से हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। बात को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर आप सिस्टम को एक हीट देते हैं कितने जूल की, 20 जूल की, तो सिस्टम ने कितने का वर्क किया आपके लिए, 10 का, और बची हुई 10 का क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो बताइए जो 20 जूल आपने हीट, सेम कैलकुलेशन देखिए, समझने का तरीका अलग है बस। 20 जूल आपने दिया, 10 का क्या किया, वर्क में खर्च कर दिया, बची हुई 10 से अपनी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, आगे जीवन में काम आएगी। इसीलिए बढ़ के 30 से कितनी हो गई, 40 खींचो। तो ऐसे समझे तो ये भी ठीक है, ऐसे समझे तो ये भी ठीक है, लेकिन हम ये वाला ज्यादा यूज करें, क्योंकि ये यूज करते समय आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत, अगर आप ये वाला डायरेक्ट यूज करेंगे तो कुछ देर बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां प्लस लगाएं कहां माइनस लगाएं। इसमें क्लैरिटी एकदम, 30 थी, 20 ली पॉजिटिव, 10 खर्च करी नेगेटिव, क्या बचा लिख दो, कहानी खत्म। तो सवाल हम किससे लगाएंगे हमेशा, पहली लाइन से। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 पे है। अब वो जो बयान बोल रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं, फर्स्ट लॉ के बयान पढ़िए, क्या क्या बयान है भाई। पहला पढ़े, पहला कह रहा है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कंजर्व है, समझ में आ गई बात। यूनिवर्स की जगह उसने बाद में क्या लिख दिया, ये क्यों लिखा समझ पा रहे हैं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जांपल होल यूनिवर्स है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, तीसरी बात पढ़िए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी। क्या कहना चाह रहा है, आप कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते, फर्स्ट लॉ कहता है आप कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो लगातार क्या करे, मोशन करे, यानी कि लगातार आपके लिए काम करे बिना किसी एनर्जी के कंजम्पशन के। जैसे आदमी है मान लें, तो आदमी को आप सुबह उठा दे दौड़ाना शुरू कर दें बिना कुछ खिलाए पिलाए, फिर जैसे वो बैठे कहते नहीं अभी और दौड़ो, अब ये काम करो, अब वहां जाओ, खाना मत दें, पूरे दिन से लेकर रात तक ऐसा ही कराएं, तो बताइए कभी ना कभी आदमी लेट जाएगा, कहेगा मेरा हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई, जो स्टोर थी पहले से वो समाप्त हो गया, आपने कोई उसको हीट प्रोवाइड नहीं करी। तो अगर आप चाहते हैं वो आदमी आपके लिए रोज काम करे, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी किसी फॉर्म में देना पड़ेगा। अब इंसान को आप कंजम्पशन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, हीट के फॉर्म में, उसको हीट देते हैं, हीट स्टोर हो जाती है एनर्जी के फॉर्म में, फिर उससे आप वर्क करवा लेते हैं अगले दिन। यही रोजाना चलता रहता है, हीट एब्जॉर्ब करिए, फिर वर्क करेगा, फिर अगले दिन वर्क करेगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट लॉ में, आप ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो लगातार वर्क करे बिना किसी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के, एनर्जी देंगे तभी वर्क करवा सकते हैं। ये भी एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को ही बता रहा है कि जब एनर्जी आएगी नहीं तो एनर्जी फिर लगातार जाएगी कैसे, लगातार जानी है तो थोड़ी आनी भी चाहिए। ये भी बात वही कह रहा है, बस थोड़ी सी घुमा के कह रहा है, किस तरह। बाकी बातें होगी, केस नंबर 2 पे आ जाइए फिर। स्टेटमेंट पढ़ लें, स्टेटमेंट चारों हो गए डन है ना, केस नंबर 2 पे आइए। देखें उल्टा कर दें, आप साइन कन्वेंशन लगा लेंगे क्या, ये ट्रांसफर क्या बोलेंगे, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम लिख दें चलेगा, फ्रॉम का मतलब नेगेटिव, इधर आ जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ऑन लिख दें चलेगा, पॉजिटिव। इक्वेशन बोलो, E1 आगे
माइनस क्यू प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका वो वाला फॉर्मेट बार बार लिखने की जरूरत, क्योंकि सवाल हम इसी से लगाएंगे। जब भी लगाएं सवाल पहली लाइन से लगाएं, साइन कन्वेंशन में कोई गलती फिर नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे मान लें किसी सिस्टम के पास 50 जूल एनर्जी थी, 10 का उसने हीट ट्रांसफर कर दिया, 20 आपने उसके ऊपर काम कर दिया तो स्टोर हो गई वापस। तो 50 में से 10 चलेगी, कितनी बची? 40। 20 आपने दे दी तो कितनी हो गई? 60। कोई पूछे इसमें फर्स्ट लॉ क्या काम कर रहा है? फर्स्ट लॉ बहीखाता रखता है, किसका? सिस्टम का और सराउंडिंग का। पूछेगा सिस्टम से कि तुम्हारी 50 से बढ़ के 60 हुई तो 10 से बढ़ी, तो सराउंडिंग की 10 से घटनी भी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दोनों जगह टिक लग गया है, तो मामला बिल्कुल ठीक है। ठीक है। केस नंबर 3 और 4 में क्या बनाएंगे? दोनों अंदर दोनों बाहर, आओ खेलें। Heat transfer to the system positive, work done on the system। ये नहीं बता पा रहे लोग अभी, तो बताओ, बताएं इक्वेशन बोलो, बनाओ फटाफट, लिखो इक्वेशन। यहां पे क्या होगा? वर्क डन और हीट पे, हीट बाहर जा रही है फ्रॉम द सिस्टम, और वर्क डन में दोनों बाहर, तो दोनों पे साइन कन्वेंशन, यहाँ पे दोनों पे साइन कन्वेंशन। बताओ इक्वेशन। E1 आगे प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आए E1 माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो आपको वर्कडन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सवालों में आपको वर्कडन देगा नहीं, आपको खुद निकालना हो। हे डालिए कैलकुलेशन ऑफ वर्कडन। चले, कैलकुलेशन ऑफ वर्कडन। चेक करिए, मान लें आपके पास एक वेसल है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है, अंदर से एक प्रेशर लग रहा होगा, ये पी इंटरनल है, ये पी एक्सटर्नल है, ये गैस का प्रेशर है, और ये बाहर का प्रेशर है एक्सटर्नल 1 atm। अब क्या करें कि मान लेते हैं कि जो पी गैस है वो ज्यादा है। अगर पी गैस ज्यादा है तो बताइए पिस्टन ऊपर की तरफ जाना चाहता है, आपको फोटो खींचनी तो क्या करेंगे? बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले, क्लिप लगाइए। बालों से निकाल के नहीं लगानी है, वो दूसरी होती है। कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, क्लिप लगानी है, 1 मिनट रुकेंगे आप? देखिए, तो ये क्लिप लगा दिया आपने, इससे नॉर्मल रिएक्शन लगी और फोर्स बैलेंस हो गया, पिस्टन रुक गया। आप जितनी चाहे उतनी सेल्फी ले सकते हैं। कुछ देर बाद कोई व्यक्ति आएगा, सुरेश, और ये इसको हटा देगा। ये जैसे क्लिप यहां से हटाएगा तो क्या होगा? फोर्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। फोर्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो पिस्टन कहां भागेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाता जाता कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे रुक जाएगा। कोई पूछे ये रुका क्यों, तो आपको पूछना चाहिए रुकने से पहले चला क्यों।
तो मुझे चला क्यों, तो पूछना चाहिए चलने से पहले रुका क्यों। हर सवाल का जवाब एक सही सवाल में होता है, बस आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। तो आपने उससे पूछा कि ये रुका क्यों, तो आप क्या पूछेंगे, रुकने से पहले चला क्यों। कारण है चला इसलिए क्योंकि फोर्स इम्बैलेंस हो गए, कोई व्यक्ति क्लिप लेके भाग गया। कहने चलने से पहले रुका क्यों था, क्योंकि फोर्स बैलेंस थे, कोई व्यक्ति क्लिप लगा के गया था। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जब ये रुकेगा तो क्या फोर्स फिर से बैलेंस हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम था वो पहले V1 था और बाद में जो वॉल्यूम बदल के हो गया वो V2 हो गया। तो V2 V1 से बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, इसका मतलब सिस्टम में वर्क डन बताइए। प्रश्न है वर्क डन बताएं। वर्क डन बताने का सीधा तरीका फोर्स, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन वाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो बताइए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डाला भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स क्या है, अगर आप बिल्कुल साइन कन्वेंशन थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ यूनिट पे बात करें, फोर्स अपॉन एरिया कर दें, प्रेशर है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, लौट आइए, यहां फोर्स की जगह क्या लिख दें बताओ, प्रेशर इनटू एरिया, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एल का हुआ है, तो बताइए P इंटू ए इंटू एल हो गया। ए इंटू एल को एक साथ ले लो, तो क्या ए इंटू एल को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, क्या यही डेल्टा V बन जाएगा। इस बात को अगर आपको और समझना है तो यहाँ ये पीछे जो वेसल आपको दिखाई गई थी, वो पहली बात तो वैसी होती नहीं जैसी आपको दिख रही है। वेसल तो ऐसी होती है, वेसल ऐसी चपटी थोड़ी वेसल होगी कि आपने ऐसी वेसल देखिए, वेसल का जो ऊपर पिस्टन मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, दिख रहा है, और वेसल ऐसी है। तो बताइए वेसल ऐसी है तो जमीन पे ऐसे रखी हुई थी, अंदर गैस भरी हुई थी, ऊपर पिस्टन था, फिर वो पिस्टन यहां से कहीं मूव कर गया। पिस्टन कैसे मूव किया होगा ये समझे। तो क्या पिस्टन ये ऊपर की तरफ ऐसा लगा होगा, देखिए ये पिस्टन का ऊपर का एरिया है, दिख रहा है, बराबर है, और इस तरीके से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। और पूरा बना ले, सही तो क्या है, नजरिया है, क्या सही क्या तुम्हारा सही किसी का गलत। देखिए ये जो बना है वो क्या है, पिस्टन है, सॉलिड स्टेट हट गई नहीं, दुख का विषय लेकिन यही सच है। आर सर पढ़ा रहे हैं, सही आदमी आ रहा है सर। अब देखिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं एल है, बराबर। तो देखिए ये जो पिस्टन, ये जो वेसल है उसकी जमीन है ये, है ना, अंदर यहां पे देखो यहां से यहां तक ये पिस्टन लगा हुआ था, और इसके बीच में क्या भरी हुई थी, गैस। तो ये वॉल्यूम क्या था V1, और बाद में पिस्टन मूव होकर यहां से यहां चला गया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया ये पूरा V2। तो बताइए V2 माइनस V1 क्या निकाल लेंगे क्या, V2 माइनस V1 दिखाओ, तो कहेंगे ये जो इनके बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप चेक करिए, क्या ये V2 माइनस V1 है, बोलो। पिस्टन की पुरानी लोकेशन नीचे वाला हरा हरा जो दिख रहा है, और नई लोकेशन ऊपर वाला जो हरा हरा पोर्शन दिख रहा है, और उनके बीच में जो वॉल्यूम क्या है वो क्या है, ये V2 माइनस V1 है, दिख गया सबको। बताइए V2 माइनस V1 निकालने का तरीका क्या होगा, बेस, इस जो जो भी ये डायग्राम बनाए इसका बेस का एरिया कितना, A जो शेडेड है, बराबर, और इनटू हाइट, हाइट कितनी जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस बेस का एरिया कितना मान लेते हैं हम A, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना L, तो A इंटू एल कर दें तो क्या इसका पूरा वॉल्यूम आ गया सफेद वाले का, और सफेद वाले का वॉल्यूम ही क्या है V2 माइनस। कितनी बात समझ में आ गई, सीधा खींचे। यहां पे क्या समझाएंगे आप, बेस का एरिया अगर A है तो A इंटू क्या कर लिया हमने L, A इंटू एल हो गया V2 माइनस, इसी को डेल्टा V भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। तो वॉल्यूम ऐसा दिखा देते हैं कई लोग, ये ठीक है, जल्दीबाजी में कर सकते हैं आप ऐसा, लेकिन सही मायने में वॉल्यूम ऐसा है। आइए इधर आइए,
ये सब समझ में आ गई थी बात। अब बचा मामला साइन कन्वेंशन, प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं क्या लगाऊं, उस पर चर्चा करते हैं। बताइए इस बार आपकी कुर्सी कहां बैठी हुई है? हैं? कुर्सी कहीं नहीं बैठी, कुर्सी रखी है, आप उस पर बैठे हैं। देखिए ये आपकी कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं ना, तो ये आपकी लोकेशन, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? सिस्टम के अंदर। यानी कि ये जो पूरा है ये सिस्टम है, बराबर। ये सिस्टम ऊपर की तरफ पिस्टन को भेज रहा है। पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शनलेस। पिस्टन कैसा है? तो इसमें फ्रिक्शन एक्शन नहीं लगाने लगना भैया। तो पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, मासलेस। बस हो गया, इतना का है, उत्तेजित हो जाता। फ्रिक्शनलेस है ना। अब बताइए जो अंदर सिस्टम है वो बाहर से जो रोक रहा है उसके अगेंस्ट मेहनत कर रहा है। कौन रोक रहा है बाहर से? तो इस सिस्टम ने किसके अगेंस्ट मेहनत करी? ठीक है, तो इसके अगेंस्ट ही तो थकेगा वो। अगर ये रोकने वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा थकेगा, और कम हुआ तो फिर देखिए जब आप यहां पढ़ते हैं तो यहां पे धीरे से लिख दिया जाता है पी एक्सटर्नल। अब आप पूछें ऐसा क्यों, तो इसको समझिए जरा। देखिए जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला है तो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। तो बताइए इस सिस्टम के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस सिस्टम के अंदर कह रहे हैं ये वाले प्रेशर को क्यों नहीं कंसीडर करते हो इसको? तो ये तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। ये क्या है? जैसे मान लें आप ये एक ब्लॉक है, फिजिक्स पढ़ते हैं आप, तो फिजिक्स में एक ब्लॉक मान लें इसको। ब्लॉक में बताइए अंदर इंटरनल फोर्स होंगे। तो इंटरनल फोर्स तो ये सब इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं, उनको थोड़ी कंसीडर करना है। ये पूरा ब्लॉक किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? इसके। तो इसको ये रोक रहा है और ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो बताइए आप जब वर्क लिखेंगे तो वर्क कितना लिखेंगे? रोकने वाला जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो यहां पे कौन आएगा? पी एक्सटर्नल इंटू जितना आपने एक्सपेंशन किया। एक ये बात होगी। दूसरी बात, अगर आपकी कुर्सी यहां पे है तो बताइए सिस्टम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या सिस्टम के जो पार्टिकल है इनकी एनर्जी घट रही है? तो आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन अभी तक जो रुझान है उसमें आप देखें V2 माइनस V1 अगर ये है तो बताएं V2 बड़ा V1 से, तो डेल्टा V कैसा? तो डेल्टा V पॉजिटिव, तो ये कैसा? पॉजिटिव। ये भी अगर ये सब पॉजिटिव तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तब जाके आंसर किस में आएगा? क्योंकि वर्क डन हम कौन सा निकालना है? बाय द सिस्टम। और आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है। बनाना सब कुछ है भैया, सब बनाते नहीं तो बन जाएंगे आखिरी में। चले, हो गया डेफिनेटली। 3 बार यस बोलने, 2 बार हाँ, तब परफेक्ट हो जाता है। प्रश्न ये आएगा अगला, ये जो फॉर्मूला आपने ढूंढा है बड़ी मेहनत से, इसको आप किस पे लगाएंगे? अभी तो आपने एक्सपेंशन पे समझा ना इसको। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछे आपने ये फॉर्मूला जो लिखा है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसको आप किस पे लगाएंगे? एक्सपेंशन पे या कंप्रेशन पे? तो सही जवाब है दोनों पे चलेगा। कहेंगे दोनों पे कैसे चलेगा? आओ साइन कन्वेंशन समझे। देखिए मान लें आप इसको एक्सपेंशन पे लगाते हैं, एक्सपेंशन पे जब आप लगाएंगे तो बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा। V1 से बदल के V2 हो गया तो V2 V1 से, तो V2 माइनस V1 कैसा होगा? तो डेल्टा V कैसा होगा? बराबर।
सुनते जाए। ये बन गया माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब साइन बताएं, डेल्टा वी कैसा आया? पॉजिटिव। ये कैसा है? यहाँ क्या लगा है? तो वर्क डन कैसा आया? और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा आना चाहिए? सही आ रहा है क्या? विद साइन आंसर आ रहा है। बगल में आइए, मतलब उठना नहीं, अपनी जगह बैठे रहिए इधर बगल में। देखिए यहाँ पे जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा तो V1 से बदल के मान लो कितना हो गया इस बार, जो V2 होगा V1 से, तो V2 माइनस V1, तो डेल्टा V। फिर से आप यही फॉर्मूला लगाएं, बताएं इस बार साइन कन्वेंशन क्या होंगे? डेल्टा V में डेल्टा V कैसा है? नेगेटिव। P एक्सटर्नल पॉजिटिव, और यहां पे क्या लगा है? तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? होना भी चाहिए वर्क डन इस बार कौन सा निकालना है? ऑन द सिस्टम। तो क्या विद साइन आंसर मिल रहा है? तो आपको साइन में भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूले को दोनों जगह लगा सकते हैं। नंबर 2 बात, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब P एक्सटर्नल कांस्टेंट हो। कहने अगर वो वेरिएबल हो गया तो अगले पे आइए। अगर बाहर से रोकने वाला प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये लगाएं। मुंह बंद करके नोट करो। कि उससे स्पीड बढ़ती मेरी थोड़ी। चले भाई, हो गया। तो दोनों जगह लगा सकते हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कल को अगर आपको कंप्रेशन का प्रश्न भी आता है तो सेम फॉर्मूला लगाएं, अपने आप साइन कन्वेंशन सेट हो जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि अगर P एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया तो क्या करें? चले कि तो लगे हुए हैं अभी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे चाय लेंगे या कॉफी, आप बोले कॉफी, वो चाय ले आए, तो पूछा तो आपसे। अब देखिए ये प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पे आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पे आप पहुंचे जहां यहाँ वॉल्यूम V2 है। तो आप जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो V1 से मान लो V2 पे जा रहे हैं सर। आपसे कहता है वर्क डन निकालिए। देखिए जिसमें प्रेशर है वो लगातार बदल रहा है। तो इसमें ऐसे केस में आप क्या करेंगे? पहले स्ट्रिप काटेंगे यहाँ छोटी सी, और एक स्ट्रिप जो काटेंगे इसके अंदर डिफरेंशियल वर्क निकालेंगे, DW। डिफरेंशियल वर्क कैसे निकालेंगे बताएं? PdV। क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे जब आप छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे तो ये जो इसकी थिकनेस है ये क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल भी, ये वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर, देखिए यहां से यहाँ जाने में भी प्रेशर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन वो ना के बराबर चेंज है। तो ना के बराबर चेंज है, इसलिए इसको आप क्या मान सकते हैं? एक पर्टिकुलर प्रेशर ले सकते हैं यहाँ पे, बराबर। और ये स्ट्रिप की थिकनेस है, तो यहाँ इस स्ट्रिप में कितना वर्क डन हुआ? PdV। अब आपको यहां से यहां तक अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि प्रेशर बदल रहा है। इधर इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद लिमिट लगा दें, कहां से कहां? V1 से V2, ये इंटीग्रेट होकर क्या बन जाएगा? W। इधर क्या आ जाएगा? PdV। साइन कन्वेंशन की जब बात करेंगे तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग? माइनस। और यहाँ क्या लगा देंगे? ठीक है। ये फॉर्मूला भी कहां वैलिड है? कंप्रेशन में भी और एक्सपेंशन में भी, वही सेम लॉजिक।
चले फिर से नली कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन आप कंक्लूड कर रहे हैं। वर्क डन कैलकुलेट करने के 3 मेथड। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप लगाएं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, लिमिट लगाएं v1 से v2 जहां से जहां तक आपको कैलकुलेशन करना है। कोई पूछे ये कहां वैलिड है? वैलिड इन ऑल प्रोसेस। तो ये 100% करेक्ट है। कहना अगर p एक्सटर्नल वेरिएबल हुआ तो भी, कहना अगर कांस्टेंट हुआ तो भी, कहना तो भी कैसे बताओ, दूसरे वाले तो भी का जवाब दो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर p एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया तो बताएं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और जब वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, अंदर इंटीग्रेट क्या होगा फिर डीवी v1 से v2, इसका इंटीग्रेशन v बन जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यही आगे चल के क्या बन जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा v। ये दूसरा है, ये सिर्फ तब कब लगाना है, वैलिड ओनली व्हेन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैथमेटिकली निकालना है तो इससे निकालने दो तरीके हैं आपके पास, पहला वाला हमेशा, दूसरा वाला सिर्फ तब जब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कभी कभी आपको पीवी ग्राफ दे देगा, पीवी ग्राफ अगर वो आपको देता है तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, वो भी वर्क दे देगा आपको, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वाई और एक्स के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रल वाई डीएक्स, पीवी ग्राफ का क्या होगा इंटीग्रल पी डीवी, तो वहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसका, वर्क का। साइन कन्वेंशन कैसे डील करेंगे वो आगे की बात है, अभी आगे चर्चा करेंगे सवालों में। 3 मेथड, खींच तो जाइए। अभी आएंगे आएंगे। हैं तब से क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? सवाल लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्रश्न पे आइए, ऐसे ही बोल रहे हैं, जल्दी नोट करें। पीवी ग्राफ होना चाहिए, हमेशा करेक्ट है ना, तीसरा ही तो पहला है, ये जो है दूसरा हमेशा करेक्ट नहीं है, दूसरा तब लगेगा जब पी एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, उसमें प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है तो आपको हर स्ट्रिप में निकाल निकाल के इंटीग्रेट करना होगा, वही इंटीग्रल वाई डीएक्स है, वही इंटीग्रल पी डीवी है।
पीवी ग्राफ का जो एरिया है वो, अभी सवाल लगाएंगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सवाल देखो एक दो। सवाल लगाई भी अपने आप समझ में आ जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। ये मैंने कहा ना, प्रश्न का जवाब अगले प्रश्न में है, बस सही प्रश्न पूछिए। ये क्या हो गया, तो नहीं आ रहा। करो। ये लगाइए। बताओ। देखिए ए से बी आप जा रहे हैं, ये है वर्क डन, आपको बताना है ए टू बी। ए टू बी ये वाला प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आंसर नेगेटिव में होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो पहला तो आप यही समझ लें, साइन कन्वेंशन पे अगर आप चलें तो दो गलत जवाब मिटा दिए जाए, ये दो बचते हैं, अंधी मारे तो इनमें मारे, और बाकी एरिया अंडर द कर्व निकालने कुछ है ही नहीं इसमें। तो बताइए क्या ये एरिया अंडर द कर्व होगा? इसको सॉल्व कर लें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो ये ट्रेपेजियम जो बना है इसका एरिया डायरेक्ट निकालना जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए अगर मैथ तेज है तो पहले इसका निकाल लें फिर इसका निकाल लें, क्या यही ठीक रहेगा? आई विल प्रेफर दैट। तो बताइए पहले अगर आप इसका निकालते हैं तो ये गैप कितना है बताओ, ये वाला, ये हाइट कितनी है 2, देखो 0 से 2, ये हो गई 2, और ये 1 से 3 ये भी 2, तो 2 इंटू 2, ये स्क्वायर जैसा है। और ये वाला मामला ट्रायंगल, ट्रायंगल में आओ 1/2, बेस बेस कितना है इसका 2। ये एरिया अंडर द कर्व है, यही वर्क डन है। बताइए वर्क डन बाय द सिस्टम है क्या? तो आंसर क्या होगा नेगेटिव, तो इसके आगे माइनस लगा दें। चले अगला। सर कहने का मन कर रहा है क्या? कहने मैं तुम्हें सर बुला सकता हूं क्या? व्हाई नॉट प्लीज। बस क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, अभी पढ़ लेते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, शुरू करें। कह रहे क्या शुरू करें ये तो बताओ। आइए देखें इधर, एक बताना आपको वर्क डन ए टू बी, एक बता दो वर्क डन बी टू सी, एक बता दो सी टू ए, और एक बता दो ए बी सी ए। चार ही बातें बता सकते हैं, शुरू करें। बताएं पहला मिलाएं, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह तब भी नहीं मिला पा रहे होंगे, तीन मिल गए फिर भी चौथा नहीं निकल रहा। आइए देखिए ए टू बी देखें पहले। ए टू बी वर्टिकल लाइन है, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा इसमें 0। बी टू सी में ये बी टू सी है, एक्सपेंशन है, नेगेटिव लगा ले।
और बताएं एरिया अंडर द कर्व क्या लेंगे, B2C के नीचे पूरा वाला ये, बराबर। तो ये निकालें कैसे, ये गैप कितना 2 और ये हाइट कितनी 6, 6 इंटू 2 12। तीसरे पे आइए, C2A, C2A कौन सा वाला, ये कंप्रेशन है, वॉल्यूम घट रहा है ना, कंप्रेशन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये वाला बाई था, ये वाला ऑन है, पॉजिटिव लगाएं। पॉजिटिव लगाने के बाद ये C2A है, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना, ये वाला। ट्रेपेजियम निकालने और 2 पार्ट में ब्रेक करके निकालना, वैसे निकालना है। देखिए ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना, ये देखो बेस कितना है 2 और ये हाइट 2, तो 1, ये हो गया 2 इंटू 2। और ये वाला ट्रायंगल बताओ, 1/2 इंटू बेस कितना 2 और ये देखो 4 है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो हो गया 4 और 4 8 पॉजिटिव। तीसरे पे आइए, तीसरा कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वाले में 0 वर्क डन है, दूसरे वाले में -12 है, तीसरे वाले में +8 है, सबको जोड़ दें, टोटल घूम के आया ना वहां से। देखिए पहले ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए ए बी सी ए, जोड़ दो -4। सबसे ज्यादा समय जो लगेगा वो चौथे वाले को निकालने में लगेगा, क्योंकि चौथे वाले के लिए आपने पहले 3 निकालने हैं। आइए चौथे वाले का जुगाड़ सुने। ये जो प्रोसेस है, अच्छा इससे एक और बात समझिए, बताइए आप चले कहां से थे, चले थे आप यहां से, ये इनिशियल स्टेट है, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, और फिर यहां से यहां लौट आए, क्या आप वहीं लौट आए जहां थे, तो क्या इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, और अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। आप साइक्लिक नहीं भी समझते हैं अगर, तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है क्या, इसका मतलब जो स्टेट फंक्शन होंगे उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टेट तो बदली नहीं। लेकिन इस पूरी साइकिल के अंदर एबीसीए में वर्क डन जो है वो 0 नहीं आया है, उसमें चेंज हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी है, -4 लीटर एटीएम। इससे क्या साबित होता है कि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट फंक्शन होता तो फिर उसका आंसर 0 आता, कोई परिवर्तन। तो इससे कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। खींचे, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ये बात भी प्रूव होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आखिरी वाला सवाल अगर आपको जल्दी लगाना है जिसमें सबसे अधिक समय लगा, तो लॉजिक समझिए, जब कभी साइक्लिक प्रोसेस का सवाल है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर, तो एरिया ऑफ साइकिल निकालना है, एरिया ऑफ साइकिल ही वर्क डन है। और साइन कन्वेंशन पे जब बात आए तो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है मामला तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव। चेक करें, बताइए साइकिल का एरिया अगर आप निकालें तो साइकिल कहां है, कहीं घर पे है फिलहाल तो मिल, साइकिल ये रही, देखिए गाइस, ये साइकिल देख रही है, इसका इनक्लोज एरिया क्या ये वाला माना जाएगा, और अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो क्या यही एबीसीए का वर्क डन आ जाएगा, निकालो इसका, बताओ गैप कितना है, ये वाला कितना 4, और ये वाला यहां से देखो 2, तो ये 2 और ये 4, 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो वर्क डन एबीसीए इनक्लोज्ड एरिया 1/2 2 इंटू 4, कितना आंसर है 4। साइकिल कैसी है, साइकिल ऐसे घूम रही है, चेक करिए, क्लॉकवाइज, यानी कि साइन कन्वेंशन माइनस लगा दें, सीधे आंसर आ चुका है, अलग से जोड़ने की कोई आवश्यकता, खींचे, तो ये लगाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। स्ट्राइक रेट जोरदार चल रहा है एकदम।
काफी तनाव में लोग शक्ल देखो भाई साहब।